तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक स्लैशर हॉरर सीरीज को जिसका नाम है रॉन्ग टर्न, जो कि अपने हद से ज्यादा गोर के लिए फेमस है। इस सीरीज के टोटल 7 पार्ट्स हैं, जिनमें से 3 प्रीक्वल और एक रिबूट है। और आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज के सबसे पहले पार्ट को देखेंगे, जो कि आई थी 2003 में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पूरी सीरीज में हद से ज्यादा खून खराबा होने वाला है, तो इसे कमजोर दिल वाले और छोटे बच्चे ना देखें। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम 2 कॉलेज स्टूडेंट रिच और हेली को देखते हैं, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। सबसे पहले रिच ऊपर पहुंचता है, लेकिन तभी हेली की ग्रिप छूट गई, जिस कारण वो सीधा नीचे लटक जाती है। वो रिच को उसे ऊपर खींचने के लिए बोलती है, लेकिन रिच उसका कोई जवाब नहीं देता। रिच पहाड़ के किनारे पे आके गिरा, जिसका खून सीधा हेली के मुंह पे गिरता है। तभी कोई रिच को नीचे फेंक देता है और हेली को भी जोरों से ऊपर खींचने लगता है। जान बचाने के लिए हेली रस्सी को काट देती है, लेकिन फिर से ग्रिप ढीली पड़ने की वजह से वो सीधा नीचे रिच के पास जाके गिरती है। ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि हेली को कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए वो जैसे ही रिच को मरा हुआ देखती है तो पैनिक होके वो वहाँ से भागकर अपनी कार के पास जाने का ट्राई करती है, मगर फेंसेस में पैर अटकने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। तभी कोई उसको खींच के ले जाता है और हम सिर्फ उसकी चीखें सुन पाते हैं। और ये था इस मूवी का इंट्रो। इस इंट्रो में हमें बताया जाता है कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से काफी सारे लोग गायब हो रहे हैं, जिनके पीछे कुछ डिफॉर्म्ड कैनिबल्स का हाथ है। ये वो लोग होते हैं जो कि एक आम इंसान से काफी अलग होते हैं और आम इंसानों को ही मारकर उनका मांस खाते हैं। खैर, इसके बाद हम एक क्रिस नाम के मेडिकल स्टूडेंट से मिलते हैं, जो कि अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, मगर हाईवे पे काफी ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण वो एक शॉर्टकट ले लेता है, क्योंकि उसको इंटरव्यू के लिए लेट नहीं होना। बीच रास्ते में उसको एक गैस स्टेशन दिखता है, जहाँ पे उसको वहाँ का ओनर भी मिलता है। क्रिस उससे हाईवे तक का रास्ता पूछता है, मगर वहाँ के फोन के साथ साथ वो ओनर भी किसी काम का नहीं था। वहाँ पर एक मैप लगा हुआ था, जिसमें उसको एक बियर माउंटेन नाम की रोड दिखती है, जो कि 15 से 20 मील के डिस्टेंस के बाद सीधा हाईवे से कनेक्ट होती हुई दिख रही थी। इसलिए क्रिस उसी रास्ते पे निकल पड़ता है। आगे चल के उसको 2 रास्ते मिलते हैं, जहाँ पे वो एक राउंड टर्न ले लेता है। थोड़ा आगे चल के क्रिस को एक मरा हुआ हिरन दिखता है, जिसको देखने के चक्कर में उसका ध्यान सामने से हट जाता है और वो अपनी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी में ठोक देता है, मगर क्रिस को बिल्कुल भी चोट नहीं आती। ये गाड़ी जिनकी होती है वो भी क्रिस के पास आते हैं, जिनमें थे कार्ली, फ्रेंसिन, इवन, स्कॉट और जेसी। क्रिस इनसे पूछता है कि तुमने अपनी गाड़ी ऐसे 20 सड़क पर क्यों खड़ी कर रखी है, जिस बात पे जेसी बताती है कि यहाँ पे किसी ने जानबूझ के ये वायर रखी थी, जिसकी वजह से ही उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। यहाँ पे जेसी उसको उसी गैस स्टेशन के बारे में बताती है, लेकिन क्रिस बताता है कि वहाँ जाके कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी वो वहीं से आ रहा है। इसलिए ये सभी आगे जाने का डिसीजन लेते हैं, फ्रेंसिन और इवन को गाड़ी के पास अकेला छोड़ के। आगे चलकर इनको एक मरा हुआ नेवला मिलता है और ढेर सारे टायर्स भी जलते हुए दिखते हैं, लेकिन ये सभी टायर्स जिसने भी जलाए थे उसका यहाँ कोई भी नामो निशान नहीं था। क्रिस को यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो इनको आगे बढ़ते रहने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ इवन भी कहीं गायब हो चुका था, जिसको ढूंढते हुए फ्रेंसिन को उसका जूता मिलता है। थोड़ा आगे चल के उसको इवन का कटा हुआ कान भी मिलता है, जिसको देख फ्रेंसिन पीछे होने लगती है, मगर तभी पीछे से कोई उसको दबोच लेता है और उसका मुंह वायर से काट के मार डालता है। इधर ये सभी चलते चलते डेड एंड तक पहुंच चुके थे, जहां कुछ दूरी पर इनको एक कैबिन मिलता है। ये लोग उस कैबिन के पास जाते हैं ताकि इनको कुछ मदद मिल जाए, मगर यहाँ पे एक काफी अजीब बात थी कि यहाँ पर ढेर सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। आवाज देने पर भी उस कैबिन से कोई भी बाहर नहीं आता, इसलिए ये सब खुद ही अंदर चले जाते हैं। अंदर में इनको ढेर सारे इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स और हथियार मिलते हैं, जिनको देखकर समझ में आ जाता है कि यहाँ पे वही डिफॉर्म्ड कैनिबल्स रहते हैं। तभी इतने में इनको एक ट्रक की आवाज आती है, जिसमें वही कैनिबल्स इसी कैबिन के पास आ रहे थे। ये सब के सब तुरंत पीछे वाले दरवाजे से भागने का ट्राई करते हैं, मगर पीछे का दरवाजा बंद होता है, जिसकी वजह से ये लोग उसी कैबिन के अंदर छिप जाते हैं। इन डिफॉर्म्ड लोगों ने फ्रेंसिन को मार डाला था, जिसको ये सब जेसी के सामने फेंक देते हैं, जिसको देख के जेसी की हालत पतली हो जाती है। फिर थोड़ी देर में ये डिफॉर्म्ड लोग अपना काम करके और खाना खा के सो जाते हैं
और फिर कहीं जाके क्रिस और उसके साथी बाहर निकलते हैं। मगर एंड में जब क्रिस बाहर निकलने वाला होता है तभी एक डिफाउंड उड़ जाता है, इसलिए क्रिस को जल्दी से वहाँ से भागना पड़ता है। भाग के ये तीनों ऊपर जाते हैं, जहाँ से ये लोग देखते हैं कि ये डिफाउंड लोग ट्रक को लेके जंगल में जा रहे होते हैं। ये लोग भी भागकर थोड़ा आगे जाते हैं, जहाँ इनको और भी ज्यादा खराब गाड़ियाँ मिलती हैं। ये गाड़ियाँ उन्हीं लोगों की होंगी जिन लोगों को इन डिफाउंड लोगों ने मार के खा लिया होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को इन तीनों डिफाउंड कैनिबल्स के नाम भी बता दूं, जो कि है सॉ टूथ, वन आई और थ्री फिंगर। खैर ये तीनों डिफाउंड इन तीनों को ढूंढते हुए इस जगह पर भी पहुंच जाते हैं, जहां क्रिस अपने साथियों को बोलता है कि हम लोग इनकी गाड़ी को चुराएंगे और इस जगह से भाग जाएंगे। वो इनका ध्यान भटकाएगा और तुम इनकी गाड़ी लेके निकल जाना और बीच रास्ते में तुम मुझे पिक कर लेना। क्रिस वहां से भागते हुए जाता है ताकि वो सब उसके पीछे आए, मगर वन आई क्रिस के पैर में गोली मार देता है। अब क्रिस को बचाने के लिए स्कॉट भी चिल्लाता हुआ भागता है, इसलिए ये तीनों क्रिस को छोड़ स्कॉट के पीछे भागते हैं। कार्ली और जैसी क्रिस की मदद करते हैं और उनकी गाड़ी लेके भागती हैं। आगे चल के ये लोग स्कॉट को भी गाड़ी में बिठाने वाले थे, मगर एंड टाइम पे वन आई स्कॉट को तीर मार देता है, जिससे स्कॉट वहीं ऑन द स्पॉट मारा गया। वन आई इनके ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन किस्मत से वो तीर इनको नहीं लगता। ये तीनों वहां से भागते हैं, लेकिन किस्मत ने ज्यादा देर तक इनका साथ नहीं दिया, क्योंकि सामने आ गया एक बड़ा सा पेड़ और गाड़ी भी इनकी गड्ढे में जाके फंस गई। ये लोग फिर यहाँ से पैदल भागते हैं, जहाँ इनको बीच रास्ते में एक वॉच टावर मिलता है, इसलिए ये तीनों उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। इस टावर में इनको एक रेडियो भी मिलता है, जिसकी मदद से ये लोग हेल्प मांगते हैं। इस टाइम तक अंधेरा भी हो चुका था, जहाँ क्रिस देखता है कि वो डिफाउंड लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और वो लोग भी इस टावर के ऊपर चढ़ने लगते हैं। इसलिए क्रिस उस टावर के डोर के ऊपर भारी सी चीज रख देता है, मगर ये डिफाउंड लोग भी कुछ कम नहीं थे, क्योंकि इन्होंने इस पूरे टावर में आग लगा दी। अब आग से बचने के लिए ये तीनों एक एक करके घने से पेड़ के ऊपर जंप करते हैं। ये पूरा जंगल काफी ज्यादा घना था, इसलिए ये तीनों एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक बड़े आराम से पहुंच जा रहे थे। मगर इसी बीच थ्री फिंगर कार्ली को कुल्हाड़ी से काटकर मार डालता है। कार्ली का फेस पेड़ पे अटक गया था और उसका बाकी शरीर नीचे जा गिरता है। अब क्रिस और जैसी अकेले यहाँ से भागते हैं और जान बचाते हुए ये लोग एक वाटरफॉल के पास पहुँचते हैं। ये डिफाउंड लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन वाटरफॉल की वजह से ये लोग इनको नहीं देख पाते और आगे निकल जाते हैं। अब इसके अगले दिन सुबह होती है, जहाँ क्रिस और जैसी फिर से आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे फाइनली इनको एक रोड दिखाई देती है, जिसको देख के इनको थोड़ी उम्मीद मिलती है, मगर सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, क्योंकि ये डिफाउंड लोग वहाँ पे अचानक से आ गए, जिन्होंने क्रिस को नीचे धक्का दे दिया और जैसी को पकड़ के ले गए। तभी उसी रोड पे क्रिस को एक पुलिस वाले की गाड़ी आती हुई दिखती है, जिससे वो जाकर मदद मांगता है और ये पुलिस ऑफिसर उसी मैसेज को सुन के आया था जिनको इन्होंने टावर वाले रेडियो से इसको दिया था। खैर क्रिस इसको सब कुछ समझाता है, मगर पीछे से वन आई पुलिस वाले की आंख में तीर मार देता है, जिससे वो ऑन द स्पॉट ही मारा गया। क्रिस तुरंत उस पुलिस वाले की गाड़ी के नीचे जाके छिप जाता है, जहां वो सोचता है कि वो पुलिस वाले की गन ले ले, लेकिन वो सिर्फ सोचता ही रह जाता है। इतने में वन आई वहां आके गाड़ी के नीचे चेक करता है, मगर क्रिस वहां से गायब था, क्योंकि वो आ चुका था पीछे वाली झाड़ियों में। फिर वन आई पुलिस वाले की बॉडी को लेके उस गाड़ी में बैठ जाता है और मौका मिलते ही क्रिस भी वापस से गाड़ी के नीचे आ जाता है और गाड़ी से लटक जाता है, जिसकी वजह से वो वापस उसी कैबिन के पास पहुंच जाता है। इन डिफाउंड लोगों ने जैसी को बेड से बांध दिया था और इसको भी जान से मारने वाले थे, मगर जैसे ही वन आई पुलिस वाले की बॉडी को लेकर अंदर आता है, क्रिस सीधा सलमान खान बन जाता है और उसी पुलिस वाले की गाड़ी को लेकर सीधा इनके कैबिन में ठोक देता है। क्रिस जैसी को छुड़ाता है, लेकिन इतने में वन आई इस पे अटैक करता है। इस टाइम तक जैसी ने भी खुद का हाथ छुड़ा लिया था, जिसके बाद जैसी वन आई के तीर को उसी के सर में मारती है। साथ ही में क्रिस उसकी बॉडी में आग भी लगा देता है। अब एंड टाइम पे जब ये लोग बाहर निकलने का ट्राई करते हैं, तभी थ्री फिंगर वहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन उसको भी क्रिस बड़े आराम से कुल्हाड़ी से स्टैब कर देता है। मगर इतना ज्यादा चोटिल होने के बाद भी ये तीनों डिफाउंड मरे नहीं थे, इसलिए क्रिस उस पुलिस वाले की गाड़ी के फ्यूल टैंक को फोड़ देता है, जिससे ये पूरा कैबिन ब्लास्ट हो गया। अब इसके बाद हम क्रिस और जैसी को इन्हीं कैनिबल्स की गाड़ी में बैठा हुआ देखते हैं, जहां ये उसी गैस स्टेशन पे जाते हैं। वहां के ओनर को ये समझ में नहीं आता कि ये दोनों आखिर जिंदा कैसे बच गए, क्योंकि इसको पता था कि जंगल में वो डिफाउंड लोग रहते हैं। क्रिस उसी मैप को लेता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उस कैबिन को देखते हैं, जहाँ पे एक पुलिस वाला छानबीन कर रहा होता है, मगर तभी थ्री फिंगर वहाँ आता है और उस पुलिस वाले को भी जान से मार डालता है। यानी
यानी कि ये कैनिबल्स अभी तक मरे नहीं हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर हो जाती है खत्म। तो मूवी काफी सही थी और इसमें जो कैनिबल्स थे वो बिल्कुल फ्राइडे द 13th की जेसन जैसे थे। बस फर्क इतना है कि जेसन इंसानों को मार के उनका मांस नहीं खाता, उसको तो बस लोगों को मारने से मतलब है। इस मूवी में ऐसा कुछ समझाने वाला खास पार्ट तो है नहीं और स्टोरी भी इसकी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बाकी इन कैनिबल्स का ओरिजिन हमें इसकी 4th पार्ट में देखने को मिलेगा, जो कि इस वाले पार्ट का प्रीक्वल होने वाला है। इसलिए उसको मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अभी से ऑन करके रख लो। बाकी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।